हम्म तो आज बेसिकली हम लोगों को शुरू कहाँ से करना है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन के बारे में हमने लास्ट टर्म पे पढ़ लिया था। आज इसके रिसेप्टर की बात करते हैं। तो देखो, एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं इनको मेनली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं निकोटिनिक और दूसरे को कहते हैं मस्कैरिनिक। तो निकोटिनिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं। अब ये जो निकोटिनिक वाला रिसेप्टर है, ये बेसिकली किस टाइप का रिसेप्टर होता है? ये एक आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर होता है। तो क्या होता था आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर, अगर याद हो तो बताओ। सर एक ही प्रोटीन आयन चैनल दोनों एक ही प्रोटीन के यस स्ट्रक्चर। यस, आयन चैनल और लिगैंड जो बाइंडिंग साइट थी वो एक ही चैनल, एक ही प्रोटीन में मौजूद थी। तो ये आयनोट्रॉपिक हो गया। मस्कैरिनिक वाला जो होता है वो मेटाबोट्रॉपिक होता है, यानी कि आयन चैनल और लिगैंड बाइंडिंग जो साइट से अलग अलग होंगी और इन दोनों के बीच में जी प्रोटीन जो है वो लिंक इस्टेब्लिश करेगी। मस्कैरिनिक होगा ये सी। तो पहला पॉइंट तो ये इसमें हो गया। अब जाहिर सी बात है, आयनोट्रॉपिक है तो ये कैसा होगा? ये एक लिगैंड गेटेड चैनल होगा और लिगैंड गेटेड आयन चैनल है ये बेसिकली। अब ये जो निकोटिनिक है ये फिर से दो टाइप का हो सकता है। इट कैन बी आइदर न्यूरोनल टाइप या फिर ये मसल टाइप हो सकता है। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा तो न्यूरोनल टाइप होगा, और न्यूरॉन और मसल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा होगा तो मसल टाइप का होगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे। तो मसल टाइप की अगर हम बात करें तो देखो, मसल टाइप रिसेप्टर जो होता है ये एक पेंटामर होता है। पेंटामर होता है, और पेंटामर का मतलब कि इसमें 5 सब यूनिट्स होंगी। तो इसमें 5 सब यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? दो तो इसमें अल्फा सब यूनिट होती है, एक बीटा होती है, एक गामा और एक डेल्टा। तो टोटल 5 हो गई, यानी कि नंबर तो 5 है, लेकिन अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कितने हैं? 4। 4 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स। क्योंकि अल्फा जो है 2 की संख्या में है, इसलिए टाइप सिर्फ इसमें 4 दिख रहे हैं, लेकिन टोटल संख्या इनकी 5 है। अब इसमें जो अल्फा वाला होता है, ये अल्फा वाले के पास बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि इट हैज बाइंडिंग साइट फॉर ACH या एसिटाइल कोलिन। तो अगर इसका हम एक इमेज देख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सी। यस, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर है, जिसमें हमको 2 अल्फा नज़र आ रहे हैं, एक बीटा और एक डेल्टा भी नज़र आ रहा है। गामा जो है वो पीछे की तरफ है, इसलिए वो इधर नहीं दिख रहा है। इसके क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा, अल्फा, गामा, बीटा और डेल्टा। तो ये पांचों सब यूनिट्स इसकी हमको साफ साफ नज़र आ रही है, और बीच में इसके ये आयन चैनल पोर जो है वो प्रेजेंट। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया इसका। अच्छा,
अब ये जो सेंटर में आयन चैनल पोर है, यही आयन चैनल की तरह काम कर रहा है और इसी के अलोंग जो है आयंस का मूवमेंट होता है। तो यानी कि ये जो आयन चैनल पोर है, इट अलाउज मूवमेंट्स ऑफ बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस इलाके में ये मसल टाइप वाला रिसेप्टर पाया जाता है, वहां पे जो भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में गैप बन रहा है, वहां पे सोडियम का कंसंट्रेशन जो है वो रिलेटिवली हाई रहता है। यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है इनसाइड द मसल और बाहर, क्योंकि एंड कहां करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दी एक मसल सेल, दिस इज मसल, और इस मसल सेल पे ही टर्मिनेट हो रहा है ये रिसेप्टर, सॉरी रिसेप्टर कह रहे न्यूरॉन। तो यहां पे सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन रहता है वो रिलेटिवली ज्यादा रहता है। अंदर इसके क्या होंगे, जाहिर सी बात है अंदर पोटेशियम आयंस होंगे, ये तो हमको मालूम ही है। लेकिन सोडियम का कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होता है बाहर और अंदर की तुलना में, वो पोटेशियम के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर और बाहर की तुलना में उससे ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं, न्यूरॉन सेल जब हम देखते थे तो आपको याद होगा कि न्यूरॉन के अंदर जो है पोटेशियम होते थे ज़्यादा और बाहर सोडियम ज़्यादा होते थे। सोडियम 10 टाइम्स ज़्यादा होते थे और पोटेशियम जो है 30 टाइम्स ज़्यादा होता था। लेकिन ये बात कहाँ की थी, ये थी एक न्यूरॉन सेल की अगर हम रेफरेंस में बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि मसल सेल आ गई है और न्यूरॉन सेल से बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है ये, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गैप, तो यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम का कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो होगा क्या अल्टीमेटली, होगा ये कि सोडियम के ज्यादा आयंस जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे बनिस्बत पोटेशियम के आयंस के बाहर आने के। यानी कि इसको अगर हम पॉइंट में नोट कर दें, ये चीज समझ में आ रही है ना, कि सोडियम ग्रेडियंट is steeper than potassium gradient। एक्चुअली में यहां पे इससे रिलेट करिए आप, ये इस जगह पे सोडियम ग्रेडियंट जो है वो स्टीपर है पोटेशियम ग्रेडियंट से, तो उससे होगा क्या कि मोर सोडियम will enter the muscle cell then potassium will leave out। तो जितने पोटेशियम बाहर जा रहे हैं उसकी तुलना में ज्यादा सोडियम अंदर आएंगे और इससे क्या होगा, इट लीड्स टू डीपोलराइजेशन। मसल सेल्स में भी होता है, डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा कि जो पोस्ट अब डीपोलराइजेशन हुआ, इट विल ओपन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और फिर क्या होगा, द इम्पल्स विल बी जनरेटेड। फिर से समझ लीजिए इसको, इनिशियल जो एंट्री हो रही है सोडियम आयन की पोटेशियम इस सेल के अंदर, वो हो रही है बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ अ लिगैंड। लिगैंड क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन आके इससे बाइंड करेगा, कहां बाइंड करेगा, अल्फा सब यूनिट्स पे। मान लीजिए हमने लिगैंड बना दिया,
जो अल्फा से बाइंड कर रहा है, ये है हमारा ACH। जैसे ही अल्फा सब यूनिट से बाइंड करेगा ये आयन चैनल पोर ओपन हो जाएगा और सोडियम जो है वो अंदर जाने लगेंगे। सोडियम जैसे ही अंदर जाएंगे तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा पार्शियल, और दैट विल बी सफिशिएंट टू ओपन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। और जब ये एक बार ओपन हो जाएंगे तो फिर आगे की कहानी तो आप जान ही रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म रन करती है। इसका भी अगर हम आपको इमेज दिखा दें इस मैकेनिज्म का तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखिए बुक का ही है ये। तो ये आप देख सकते हैं प्री साइनेप्टिक सेल है ये, और ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है हमारा एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन जब रिलीज करेगा तो ये बाइंड करेगा विद द अल्फा सब यूनिट, और जैसे ही बाइंडिंग होगी तो ज़्यादा सोडियम, देखिए यहाँ पे डार्क लाइन बनी हुई है, ज़्यादा सोडियम अंदर आएंगे और कम पोटेशियम बाहर जाएंगे। तो अंदर जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो डिपोलराइज होने लगेगा, और उसके बाद फिर जैसे डिपोलराइजेशन होगा ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ये जो हैं ये ओपन हो जाएंगे एंड दैट विल जनरेट द इम्पल्स, एंड उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएगी वो। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये था निकोटिनिक रिसेप्टर का। अब हम बात करते हैं मस्कैरिनिक के बारे में। मस्कैरिनिक ACH रिसेप्टर। तो अभी हमने इसका पहला पॉइंट आपको बता ही दिया है कि ये एक मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है, और यहां पे क्या होता है कि जैसे सपोज करिए जो डायग्राम हमने देखा था इसमें एक लिगैंड बाइंडिंग प्रोटीन थी, और इससे जैसे ही लिगैंड जो है वो बाइंड करता है, ये लिगैंड है हमारा, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज ACH। इस बाइंडिंग की वजह से कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से इससे ये जो G प्रोटीन अटैच्ड है ये मूव करती है बगल में। बगल में क्या था, बगल में था एक आयन चैनल। अब ये G प्रोटीन जाके इस आयन चैनल से एसोसिएट हो जाएगी, और जैसे ही इस आयन चैनल से ये G प्रोटीन एसोसिएट होगी ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने की वजह से जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सिंपल मैकेनिज्म, दिस इज आयन चैनल, दिस इज लिगैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस तरह से यहां पे हिसाब किताब होगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, होल्ड ऑन। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है कर्व, रबर कहाँ है ये, यस 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 यस, नॉट क्लोराइड। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे हिसाब किताब क्या होगा कि यहाँ पे अंदर जो पोटेशियम थे वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। पोटेशियम, ये जो आयन चैनल है बेसिकली ये कौन सा आयन चैनल है, दिस इज पोटेशियम आयन चैनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से अब समझिएगा, वो उसी फ्लो में जो है इसको भी बता दिया हमने, ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या होगा कि ये क्या है, लिगैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। एसिटाइल कोलिन जैसे इससे बाइंड करेगा G प्रोटीन इससे डिसोसिएट होगी और जाके बगल वाले ही आयन चैनल जो कि पोटेशियम आयन चैनल है इससे एसोसिएट हो जाएगी, और जैसे ही ये पोटेशियम आयन चैनल खुलेगा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे।
और बाहर की तरफ जब पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे तो इससे क्या होगा, इट विल लीड टू या इट लीड्स टू, यस, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से होगा ये कि ये जो है बेसिकली स्टेब्लिश करेंगे या इनहिबिटरी PSP, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, विल बी established। जबकि यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे बेसिकली वोल्टेज गेटेड नहीं, ज्यादा सोडियम आयंस की एंट्री की वजह से EPSP विल बी established। बाकी सभी लोग भी ध्यान से समझ लें, सोडियम ज्यादा अंदर जाएगा तो इसका मतलब कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है, डीपोलराइजेशन की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और इंपल्स आगे की तरफ जनरेट होगी, रिएक्शन पोटेंशियल उसको अगर हम कहें तो ये यहां पे क्या हो रहा है, इंपल्स नई जनरेट हो रही है, यानी कि ये एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हो रहा है स्टैब्लिश यहां पे। जबकि इस केस में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो प्रक्रिया चल रही थी उसको रोका जा रहा है, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन हो गया, इसका मतलब इनहिबिशन हो रहा है, दैट मीन्स इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। तो मस्कैरेनिक का रोल तब आता है, जैसे हमने बताया ही था कि हाँ, एसिटाइल कोलिन जो है वो दोनों तरीके से एक्ट करता है, एक्साइटेटरी की तरह भी और इनहिबिटरी की तरह भी। तो एक्साइटेटरी की तरह कब एक्ट करेगा, जब वो निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और इनहिबिटरी की तरह तब एक्ट करेगा जब वो मस्कैरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं, किसी को याद है, पढ़ा है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो होता है ये कहां से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं एट्रोपा बेलाडोना। तो एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन हमको मिलता है, और एट्रोपिन जो है किससे बाइंड करता है, इट बाइंड्स विद मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ठीक, आवाज नहीं आ रही, फिर से पूछो। अभी बता रहे हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर से ये बाइंड कर जाएगा, तो जब बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा। तो इट इज यूज्ड फॉर प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल मतलब जानते हो, यस सर। हाँ, ये आंख है, ये इस आंख की आइरिस हो जाएगी। इस आइरिस में जो ओपनिंग होती है इसी को हम प्यूपिल कहते हैं। तो आइरिस जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से प्यूपिल का डायमीटर कम या ज़्यादा होता है। ये आंख है भैया, बाकी लोग भी जान लो। तो अब देखो होगा क्या, जब आंख की जांच करते हैं तो उसमें बेसिकली प्यूपिल को डायलेट करते हैं ताकि सफिशिएंट अमाउंट लाइट की जा सके और फिर पता चल सके आंख कमज़ोर है कि ठीक चल रही है, जैसा भी है। तो उसमें एट्रोपिन डाल के और बैठा देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर आई टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कायदे से तो यही तरीका है भाई, बाकी चश्मे की दुकान पे जाएंगे तो वैसे ही जांच देगा बिना एट्रोपिन डाले हुए। तो 1-2 ड्रॉप इसका डाल दिए। अब चूंकि ये क्या है, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर से जाके एट्रोपिन बाइंड कर जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मसल्स एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उनको रिलैक्स करने के लिए जो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होना था वो नहीं जनरेट हो पाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे नहीं बाइंड कर रहा है, यहाँ पे बाइंड कर रहा है मस्कैरिनिक वाला, अरे सॉरी, एट्रोपिन बाइंड कर रहा है। तो यानी कि
कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्यूपिल डायलेट हुई और उसी अवस्था में पड़ी रह जाएगी। डायलेटेड प्यूपिल जो है वो मेंटेन रहेगी जब तक इस एट्रोपिन का असर खत्म नहीं होगा। तो पर्पस सॉल्व हो जाता है, आँख की जांच वाँच हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी एक आध घंटे तक ऐसे लगता है कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। इसीलिए आंख जांच करवाने जाइए अगर, और एट्रोपिन डलवा के जांच करवानी हो तो किसी को साथ ले जाइए, खासकर जब खुद ही गाड़ी चला के गए हों तो ये बात समझ में आ गई? प्रियंका समझ में आया? क्या अब उसको कुछ भी कह सकती हो। अब एक केमिकल है बेसिकली जो बेसिकली किस तरह से एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक एन एगोनिस्ट, नहीं एगोनिस्ट नहीं कहेंगे इसको, हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो एंटागोनिस्ट कहेंगे। अगर दूसरे के जैसा ही काम परफॉर्म करता तो एगोनिस्ट कहते हैं। तो वो टर्म भी डिस्कस कर ले रहे हैं, व्हाट इज एगोनिस्ट, व्हाट इज एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये दो टर्म्स आते हैं। देखिए ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स, सही स्पेलिंग है, एनालॉग कैसे लिखेंगे, कहीं कहीं तो ये भी लिख देते हैं, कहीं कहीं ये लिखते ही नहीं, जैसे कि इंग्लिश ब्रिटेन अमेरिकन इंग्लिश में बस ऐसे एनालॉग्स इतना ही हो जाएगा, और यूके वाले में GUE लिखेंगे तब वो कंप्लीट होगा, तो ज़्यादा झंझट करने से फ़ायदा नहीं, इतना ही लिख देते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सबसे अच्छा तो यही टर्म है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अच्छा, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट बेसिकली क्या करता है, इट मिमिक्स द फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। मिमिक्स द फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि इट कॉजेज द सेम रिस्पॉन्स या नॉर्मल रिस्पॉन्स as done by original signaling molecule, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा रिस्पॉन्स में, जैसा जनरेट कर रहा था ओरिजिनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वैसा ही अगर एगोनिस्ट डाल देंगे तो वो भी ऐसे ही काम करेगा। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होता है इसकी कहानी क्या है, हाँ, एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये दे बाइंड टू रिसेप्टर और इंड्यूस नो रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब कि ओरिजिनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो रिस्पॉन्स था वो आना बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज इनहिबिटर ऑफ नेचुरल या ओरिजिनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या एगोनिस्ट, दोनों के इनहिबिटर की तरह एक्ट कर सकते हैं ना। मान लीजिए कहीं नेचुरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं डाला, एगोनिस्ट डाल दिया, उससे भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन वहीं साइमल्टेनियसली हमने एंटागोनिस्ट को डाल दिया तो नेचुरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का भी वो फंक्शन रोकेगा और एगोनिस्ट जो उसका काम कर रहा था उसको भी, उसके भी फंक्शन को वो रोक देगा। और ये ऐसा करता कैसे है, हाँ बताओ, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है, चौथा पॉइंट ये है, बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम में भी ये टर्म आपने अगर याद हो, वैसे पढ़ेंगे ही हम लोग। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब जान रहे हैं ना,
कि सेम साइट के लिए अगर दो मॉलिक्यूल्स कॉम्पीट कर रहे हो तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी जिस मॉलिक्यूल की, वो जाके उस साइट पे बाइंड कर जाएगा। तो जब ये बाहर से डाल रहे हैं तो उसकी संख्या जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ACH कम पड़ जाएंगे और ACH की जगह इसका एंटागोनिस्ट कोई डाल दिया, एट्रोपिन डाल दिया हमने, तो एट्रोपिन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे टेम्पोरेरीली, तो वो जाके इस पे बाइंड कर जाएंगे, तो ACH का इफेक्ट हमको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से ये ब्लॉक करते हैं एक्टिविटी नेचुरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की। इसके बाद कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स की बात लिखी है, इसका जिक्र कर लेते हैं हम लोग। तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम में नेगेटिव असर डालते होंगे। ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जापान में एक मछली खाई जाती है जिसको पफर फिश कहते हैं, उसके अंदर बड़ा जबरदस्त न्यूरोटॉक्सिन होता है, पूरा नर्व और सब सुन्न कर देता है एकदम से, लेकिन बड़े शौक से लोग खाते हैं। कुछ लोग मर भी जाते हैं उसको खाते हुए। जब खाएंगे तो होठ पे जो नर्व्स होती हैं वो सब सुन्न पड़ जाएंगे, एकदम होठ सूज जाएगा। उसको पकाने के लिए भी स्पेसिफिक शेफ्स होते हैं, उनको 2 साल का पूरा कोर्स करना पड़ता है कि कैसे सर्जिकली उसको सर्जिकल प्रिसीजन से उसका जो है कटिंग वटिंग करते हैं सब। खैर विचित्र विचित्र शौक हैं दुनिया में लोगों को। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि नर्व इम्पल्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ देम ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और जो दूसरे होते हैं वो यानी कि नर्व इम्पल्स अलोंग न्यूरॉन, और दूसरे जो होते हैं दे ब्लॉक द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। यानी कि भाई नर्व इम्पल्स तो 2 तरीके से चल रही है ना। ये मान लीजिए ये साइनेप्स है, तो कुछ यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे और कुछ यहाँ जो पीछे से आ रही थी अलोंग द नर्व उसी को ब्लॉक कर देंगे, कुल मिला के ब्लॉक करेंगे। अगर इनके कुछ एग्जाम्पल्स का हम जिक्र करें यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन के, तो एग्जाम्पल्स जैसे कि पहला है टेट्रोडोटॉक्सिन। अब ये टेट्रोडोटॉक्सिन जो हमने आपको भी बताया था पफर फिश, इन पफर फिश, इसको हम स्वेल फिश भी कहते हैं। पफर फिश देखा है कभी टीवी पे, यूट्यूब पे? नहीं सर, नहीं आज देख, देखिए। आज देख लेना। एकदम गोल हो जाती, फूल जाती गुब्बारे की तरह, जैसे ही इसके पास इसका प्रेडेटर वगैरह देखा है। हाँ, थोड़ा ब्राइट कलर की होती है, एकदम जैसे ही कोई प्रेडेटर इसके आसपास आएगा तो उसको डराने के लिए एकदम फूल जाए, एकदम गुब्बारे की तरह गोल गोल हो जाएगी। तो देखना। हाँ, कार्टून में देखा होगा, हाँ ओरिजिनल में भी वैसी लगती है वो, तो देखना आज। तो ये बेसिकली ये टेट्रोडोटॉक्सिन करता क्या है? इट बाइंड्स विद सोडियम चैनल्स, और जब सोडियम चैनल से बाइंड कर देता है तो उससे क्या होता है? एंड ब्लॉक्स द सोडियम आयन मूवमेंट। तो ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, जो भी होगा तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इम्पल्स जो है ट्रांसमिट ही नहीं होगी। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है सेक्सीटॉक्सिन। अब ये सेक्सीटॉक्सिन जो होता है ये कहाँ से मिलता है? इन डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स ये क्या करता है? इट ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ऊपर वाला जो है वोल्टेज और लीकी सारे ब्लॉक कर रहा था, ये स्पेसिफिकली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा।
तो बाकी क्या होगा वो आपको मालूम है, मैकेनिज्म आप जान चुके हैं। तीसरा है हमारे पास वेराट्रिडीन। वेराट्रिडीन, तो वेराट्रिडीन क्या करता है, लेट्स सी। वेराट्रिडीन जो है कहाँ पे पाया जाता है, मेढक में, फ्रॉग में पाया जाता है, और उसका नाम क्या है, फाइलोबेट्स ओरोटीनिया। बड़ा खतरनाक मेढक होता है, बहुत ब्राइटली कलर्ड, बहुत। हाँ, सर ये बैटरी फोटो के नाम हाँ सर अच्छा 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 सर मैं अच्छा। जिला से होती हूँ। ओके, चलो नाम बदल देते हैं, कोई बात नहीं, तीसरे पे ही इसको कर देते हैं, बैट्रैकोटॉक्सिन। बैट्रैकोटॉक्सिन जो होता है ये फ्रॉग में पाया जाता है, फाइलोबेट्स और ओरोटीनिया। तो इसका काम क्या होगा, ये सोडियम चैनल्स को परमानेंटली ओपन रखेगा। देखो लीकी चैनल तो वैसे ही ओपन रहते हैं, तो कौन से वाले को परमानेंटली ओपन रखेगा ये, वोल्टेज यस, वोल्टेज गेटेड। परमानेंटली ओपन रहेंगे तो क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अच्छा, वैसे भी एक बार इम्पल्स चली जाती है, दोबारा इम्पल्स जाने के लिए इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को क्लोज होना पड़ता है, तो ये जब क्लोज ही नहीं होंगे तो अगली इम्पल्स जाएगी ही नहीं। चौथे नंबर पे अब आते हैं वेराट्रिडीन। तो वेराट्रिडीन जो होता है वो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सैबाडीला सीड्स। अब ये क्या है, कोई प्लांट होगा, सर्च करना पड़ेगा इसको भी। और इसमें भी वही कहानी होती है कि सोडियम चैनल्स, वही वोल्टेज गेटेड वाले, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स परमानेंटली ओपन रहते हैं। और लास्ट है नंबर 5, डेंड्रोटॉक्सिन। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेंड्रोएस्पिस पॉलीलेपिस। डेंड्रोएस्पिस पॉलीलेपिस, और ये पोटेशियम चैनल से बाइंड करता है, खास है भाई, बाइंड्स पोटेशियम चैनल्स, यानी कि जो दोनों है वोल्टेज गेटेड और लीकी, एंड ब्लॉक्स पोटेशियम आयन मूवमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी न्यूरोटॉक्सिन्स का एग्जाम्पल लेके। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया जो नर्व इम्पल्स या मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो पूछो।